18 साल का मेरा छात्र जरौन, मैं उसे आज तक नहीं भूल पाई और शायद कभी भूल भी नहीं सकती। उसकी आंखों में एक ऐसा जादू था कि मैं अक्सर चाहकर भी नजर हटा नहीं पाती थी। वह बाकी सबसे अलग था। उसकी खामोशी भी अजीब थी और उसकी मुस्कुराहट भी रहस्यमयी। मैं अक्सर सोचती थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। फिर एक दिन उसका राज खुलकर सामने आ गया। मेरा नाम ईमान है। मैं एक आम सी लड़की थी, मगर किस्मत ने शायद मेरे लिए कुछ खास लिखा हुआ था। मेरी जिंदगी में किताबें, क्लासरूम और बच्चों की मासूम हंसी के सिवा कुछ नहीं था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं उस्ताद बनूं, बच्चों को पढ़ाऊं, उन्हें अच्छे ख्वाब दिखाऊं। मैं पहले हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, फिर मेरा ट्रांसफर कॉलेज में हो गया। यह कॉलेज पुराना था। लोग कहते थे यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, मगर मैंने कभी ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया। पहली बार जब मैं अपनी क्लास में दाखिल हुई, सब बच्चे शोर मचा रहे थे। मुझे देखकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गए, मगर फिर से उनकी आवाजें फिजा में गूंजने लगी थी। मेरी नजर कोने में बैठे हुए उस मासूम बच्चे पर अटक गई थी। मुझे मैथ्स का सब्जेक्ट दिया गया था। मैंने उन सब बच्चों को खामोश होने का इशारा किया। वह बच्चे काफी बदतमीज थे। इस चीज का मुझे उस वक्त एहसास हुआ था जब वहां पर बैठे हुए कुछ बच्चों ने मुझ पर जुमले कसे थे। उनकी उम्रें 18 से 19 साल के करीब थी। मैंने उन पर गुस्सा किया और उन्हें धमकी दी कि अब अगर तुम लोग खामोश न हुए तो मैं प्रिंसिपल साहिबा को बुला लूंगी। इसके साथ ही पूरे क्लासरूम में खामोशी छा गई थी। मैंने उन सबको खड़ा किया और उनसे उनका तारुफ पूछा। मेरी निगाहें बार बार भटक कर कोने में बैठे हुए उस लड़के की तरफ उठ रही थीं जो उनमें सबसे नुमायां था। वह इन बच्चों की निस्बत बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। मैंने सिर्फ एक ही बार उसकी आंखों में देखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने फिर उससे अपनी निगाहें हटा ली थी। जब उस बच्चे की बारी आई तो वह खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मैंने उससे कहा, बेटा अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप कहां से हैं। वह अभी भी चुप ही खड़ा था। मैडम, लगता है कि इसको इसका नाम भूल गया है। एक बच्चे ने मजाक किया तो क्लास में हंसी और कहके बुलंद हो गए थे। मैंने उसको डांट कर खामोश करवा दिया था। मेरा नाम जारोन है। आप कहां से हैं? मैंने उससे दोबारा से सवाल किया था। वह थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा था। शायद वह बताना नहीं चाहता था, मगर यह सवाल इतना मुश्किल भी नहीं था कि वह इस तरह से चुप हो जाता। मैं बहुत दूर से आया हूं। यह सुनकर वहां पर बैठे हुए बच्चे एक बार फिर से हंसने लगे थे। मैंने जारोन को बैठने का इशारा किया और क्लास में मौजूद बाकी बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन लेने लगी। 5 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे उसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी जो थोड़ी देर पहले जारोन का मजाक बना रहा था। वह अपनी टांग पकड़कर जमीन पर बैठ गया था। मैडम साहिबा, मेरी टांग पर सांप ने काट लिया है, यह कहकर वह ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा था। मैं यकदम ही बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सारे बच्चे अपने बेंचों पर खड़े हो गए थे, मगर जारोन खामोशी से अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और चुपचाप जमीन पर पड़े हुए उस लड़के को देख रहा था जो दर्द से चिल्लाए जा रहा था। मैंने जारोन को कहा कि तुम भी जल्दी से बेंच पर खड़े हो जाओ, ऐसा ना हो कि वह सांप तुम्हें काट ले। वह खाली खाली नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और फिर अचानक ही बेंच पर खड़ा हो गया। मैंने एक एक करके सब बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया था और उस बच्चे को अस्पताल भिजवा दिया था। पूरा क्लासरूम ठीक तरह से चेक किया गया था, मगर वहां पर सांप नहीं था। मैडम साहिबा, आपकी आमद कुछ ज्यादा ही बरकत लेकर आई है, एक टीचर ने मुंह पर तंज करते हुए कहा। मैं खामोश हो गई। मैंने उसके तंज का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मुझे बचपन से ही सब्र करना सिखाया गया था। अगर कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है तो सब्र कर जाओ, अगर कोई तुम्हें गलत बात बोलता है तो सब्र कर जाओ, खामोशी इख्तियार करो। बदतमीज लोगों के लिए खामोशी से बड़ा थप्पड़ नहीं है कोई। बाद में अस्पताल से कॉल आई तो पता चला कि वह बच्चा रास्ते में ही बिल्कुल ठीक हो गया था। प्रिंसिपल साहिबा का कहना था कि वह बहुत ज्यादा शरारती है, इसलिए वह ड्रामा कर रहा था, मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रहा था, क्योंकि जिस अंदाज में वह चीख रहा था और जिस तरह से उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, यह ड्रामा तो नहीं हो सकता था। खैर, मैंने इस किस्से को अपने जहन से झटकने की कोशिश की। उस दिन जब मैं अपने घर वापस आई तो मुझे अपनी तबीयत पर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था और बार बार जारोन का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम रहा था।
रात खाने के वक्त भी मैंने अम्मा अब्बा से उस बच्चे का जिक्र किया। मैंने अपने अब्बा को बताया कि वह लड़का बहुत प्यारा है और मैंने आज से पहले इस कदर खूबसूरत नौजवान अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा है। अब्बा धीमे से हंस दिए थे, जबकि अम्मा भी मुस्कुरा दी थी। अगली सुबह मैं फिर से कॉलेज गई तो पूरा स्कूल का हाल ही था। मुझे लग रहा था कि मैं स्कूल वक्त से पहले ही पहुंच गई हूं। मुझे अजीब महसूस होने लगा था। दरवाजे पर खड़ा चौकीदार मुझे अजीब और गरीब नजरों से देख रहा था। मुझे उसके वजूद से भी कोफ्त हो रही थी। मैंने उसको स्टाफ रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा और खुद कॉलेज के ग्राउंड में चली आई, क्योंकि मुझे अकेले कमरे में जाना अजीब लग रहा था। वहां पर खड़े हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे वह लड़का अपनी जानिब आता हुआ दिखाई दिया। ये वही था ज़ारोन जिसके बारे में मैंने अपनी अम्मी को भी बताया था। मैं उसको देखकर खुलकर मुस्कुरा दी, मगर वह मेरी तरफ देखे बगैर ही मेरे सामने से गुजरकर आगे की तरफ बढ़ा गया था। मैं उसको आवाज देना चाहती थी, मगर आवाज मेरे गले में ही दब गई थी। मैं चाहकर भी उसको नहीं पुकार पा रही थी। या मेरे अल्लाह, मैंने अभी इतना ही कहा था कि मुझे चौकीदार की आवाज सुनाई दी। प्रिंसिपल साहिबा भी आ गई हैं, वह स्टाफ रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने इत्मीनान में सर हिलाया और वहां से चली गई। चूंकि मैं इस बॉयज कॉलेज में नई थी और मुझे वहां के उसूलों के बारे में भी मालूम नहीं था, इसी वजह से प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे सारी डिटेल्स बताने के लिए अपने पास बुलाया था। मेरा पहला पीरियड इन्हीं बच्चों के साथ था जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे। प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे कहा कि मैं चाहती हूं कि आप इन बच्चों को 2 और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएं, यानी अब वह मुझे 3 पीरियड्स दे रही थी। मैंने उनसे कहा कि यह बहुत बर्डन हो जाएगा, तो वह मुझे कहने लगी कि आपको सिर्फ सेकेंड ईयर को ही पढ़ाना है, बाकी किसी क्लास को आप नहीं पढ़ाएंगी। मैं चुप हो गई थी। खैर, मुझे पढ़ाने का तो बहरहाल बहुत शौक था, लेकिन मैं चाहती थी कि ऐसा न हो इस शौक के चक्कर में अपनी जात को नजरअंदाज कर दूं। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे में सब बच्चे मौजूद थे, मगर वहां पर ज़ारोन नहीं था। मैंने उनमें से एक बच्चे से सवाल किया तो वह लापरवाही से कहने लगा, हमारी उससे दोस्ती नहीं है, उसका नखरा आसमानों को छूता है। पता नहीं वह खुद को क्या समझता है, जैसे किसी बहुत बड़े शहंशाह का बेटा हो। उस लड़के के लहजे में ज़ारोन के लिए नफरत थी। मैंने उसे टोका और कहा कि किसी की पीठ पीछे उसकी बुराइयां नहीं करते हैं। मैडम साहिबा, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। लगता है कि आप जानती नहीं है कि मैं चौधरी का बेटा हूं, और अगर मेरे बाप को पता चल गया कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो तो वह तुम्हें जान से मार देगा। इस बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। आखिर वह होता कौन था मुझे धमकी देने वाला। मैंने उसे कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। उसी वक्त ही ज़ारोन दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे में दाखिल हो गया। मैंने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों हो? मैडम, मैं अपने घर गया हुआ था। क्या मतलब है? क्या तुम्हारा घर यहां पर नहीं है? मेरा घर यहां से बहुत दूर है, इसलिए आने में देरी हो गई। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यह कहकर वह मेरे सामने रखी हुई बेंच पर जाकर बैठ गया था। मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया था। अभी वह सवाल मेरे जहन में ही था कि पहले ही ज़ारोन ने उस सवाल का जवाब दे दिया। बाकी सब बच्चे हंसने लगे। मैडम, ये पागल हो गया है। देखें, खुद अकेला ही बोले जा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसको मानसिक समस्या है, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। उनमें से एक बच्चे ने उसका मजाक बनाया तो अगले ही लम्हे वह जमीन पर गिर गया था। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा था। बाकी सब बच्चे भी परेशान हो गए थे, जबकि वह खामोशी से उस बच्चे को तड़पता हुआ देख रहा था। ज़ारोन के लब्बों पर उस वक्त बहुत ही अजीब और गरीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, मगर मैं बगैर किसी सबूत के उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। और अभी थोड़ी देर पहले उसने जो हरकत की थी, उसके बाद तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं घुटनों के बल उस बच्चे के पास बैठ गई। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह आंखें फैलाए मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मैडम साहिबा, मुझे आराम आ गया है, उसने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया था। मैंने एक नजर ज़ारोन पर डाली जो हम दोनों को ही घूरे जा रहा था। मैंने उस बच्चे को कहा कि तुम घर चले जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं प्रिंसिपल साहिबा से बात कर लूंगी। उसके बाद मैं फिर से बाकी बच्चों की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। मैं बोर्ड पर अभी कुछ लिखना ही चाहती थी कि पलट कर देखा तो वह सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। मुझे जमीन अपने कदमों के नीचे से सरकती हुई महसूस हो रही थी। मैंने बाकी बच्चों से सवाल किया कि यह बोर्ड पर किसने लिखा है, तो वह एक ही जबान होकर बोले,
मैडम साहिबा, ये तो पहले से ही लिखा हुआ था। जब हम इस क्लासरूम में आए थे तो पहले से ही किसी ने बोर्ड पर यह सवाल हल किए हुए थे। मैंने अपने जहन पर जोर डालने की कोशिश की। जब मैं इस क्लास के अंदर दाखिल हुई थी तो बोर्ड बिल्कुल खाली था। मैंने अपनी बाकी फीमेल कलीग्स से पूछा था, क्या इस इमारत में अजीब व गरीब घटनाएं होती हैं? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी थी और कहने लगी थी कि ईमान साहिबा, आजकल के दौर में आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, हमें आपसे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई थी। मुझे लग रहा था कि उनसे पूछकर मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन जारोन मेरे लिए लंच लेकर आया। मैं यूं तो बच्चों से लंच नहीं लेती थी, मगर उसने मुझे बहुत ही इज्जत और प्यार से दिया। मैंने वह ले लिया। वह बहुत ही लजीज बिरयानी थी। आज से पहले इस कुदर लजीज खाना मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं खाया था। उसने मामूल बना लिया था। पहले वह एक दिन छोड़कर मेरे लिए लंच लाता और फिर रोज ही लाने लगा था। उस दिन मौसम खराब था। जब मैं घर वापस गई तो तेज बारिश शुरू हो गई थी। अम्मा अब्बा कमरे में आराम कर रहे थे। मैं बाहर लाउंज में बैठी हुई थी। मैंने ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों को भी छुट्टी दे दी थी। वहां पर बैठे हुए मुझे 5 मिनट गुजरे थे कि मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। सर्दियों की बारिश थी। रात का अंधेरा हर सू फैला हुआ था। मुझे उस वक्त दरवाजा खोलना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन दस्तक मुसलसल हो रही थी। मैं बाहरी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। अचानक ही दरवाजे के नीचे से किसी ने एक लिफाफा अंदर फेंका। मैं भागती हुई खिड़की के पास गई ताकि देख सकूं कि यह काम किसका है, मगर वहां पर दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान नहीं था। कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बरसती बारिश में दरवाजे के बाहर खड़ा है? मैंने अपने आप से सवाल किया। मुझे उसके लिए वाकई अफसोस होने लगा था, लेकिन इससे पहले मैंने वह लिफाफा खोलने का फैसला किया। अंदर लिखी हुई तहरीर को देखकर मुझे राइटिंग जानी पहचानी मालूम हुई। मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल जारोन का आया था। मैंने जैसे जैसे वह तहरीर पढ़ी, मुझे जमीन अपने कदमों के नीचे से निकलती हुई महसूस हुई। मैडम साहिबा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे शादी से इनकार नहीं करेंगी, क्योंकि इनकार की सूरत में आपको एक बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरे पास आपकी कुछ तस्वीरें मौजूद हैं। आपको तो पता है कि आजकल इन तस्वीरों को एडिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरे गांव में बदनाम हो जाएं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खामोशी से मुझसे नहर के किनारे मिलने के लिए आ जाएं। इस बारे में किसी को भी ना बताइएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं अगले ही दिन वह सारी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, जब मैं बॉयज कॉलेज में पढ़ाने लगी थी तो मेरे चाचा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि वहां पर पढ़ाना यानी अपनी इज्जत को खतरे में डालने के बराबर है। वहां के बच्चे बहुत ही बदतमीज हैं। कुछ तो अमीर बापों के बिगड़े हुए नवाबजादे हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। मैंने अपने चाचा की बात को नजरअंदाज कर दिया था। मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनकी टीचर हूं। मैं कम से कम इन बच्चों से 8 साल बड़ी होंगी। वो मेरे साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करेंगे और मैं वैसे भी उनकी बहनों जैसी ही हूं। ये मेरी सोच थी। मैं इन लड़कों की सोचों से अनजान थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई। मेरी निगाहें जारोन को तलाश कर रही थीं, जो अपनी मखसूस सीट पर ही बैठा हुआ था। आज उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वह गुस्से में मालूम हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसकी आंखों में आग के शोले लपक रहे हों। चौधरी का बेटा, जिसको उस दिन मैंने कमरे से निकल जाने के लिए कहा था, जिससे मैंने बदतमीजी की थी, वह मुस्कुराते हुए मुझे घूरे जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वह चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे कानों में झुकते हुए बोला, मैंने आपका नंबर निकलवा लिया है। आपका नंबर निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। आज शाम के वक्त ही आपको वह तस्वीरें भेज दूंगा ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। और अगर रात के वक्त पुराने मैदान में मुझसे मिलने के लिए ना आई तो मैडम साहिबा, तो फिर आप पूरे गांव में बदनाम हो जाएंगी। ये सुनकर मैं बुरी तरह से सहम गई थी। आज से पहले मैं कभी भी किसी से इस कदर खौफजदा नहीं हुई थी, मगर अब बात मेरी इज्जत पर आ गई थी। मेरी आंखें बार बार आंसुओं से भीग रही थीं। मुझसे ठीक तरह से पढ़ाया भी नहीं जा रहा था। मैं इस कमरे से बाहर निकलने ही लगी थी कि मुझे जारोन की आवाज सुनाई दी। मैंने उसको गहालत समझा था। मैं यह सोच रही थी कि यह काम उसका है, हालांकि वह तो मेरी बहुत इज्जत करता था। वह तो मुझसे जब भी बात करता था
उसकी निगाहें झुकी हुई होती थीं। बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत वह मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता था, बल्कि एहतराम से मुझे बुलाता। मैडम साहिबा, आपको किसी की धमकियों में आने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर नहीं जाएंगी। यह कहकर वह रुका नहीं था, बल्कि तेजी से चला गया था। उसको इस बारे में क्या पता, उसे कैसे मालूम कि मुझे कोई धमकी दे रहा है? मैंने बेइख्तियार अपने आप से सवाल किया, कहीं यह सब लड़के मिलकर तो मेरे साथ खेल नहीं खेल रहे? मेरा कजन आर्मी में था। मैं अपने कजन को इस बारे में बताना चाहती थी, मगर उन दिनों उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर थी कि उससे राब्ता करना मुमकिन नहीं था। और फिर रात के अंधेरे सियाह चादर में मैं अपना चेहरा छुपाकर अपने घर की दहलीज से बाहर निकली थी। मुझे हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं 26 साला खातून नहीं, बल्कि एक कम उम्र और छोटी सी बच्ची हूं। मैं पुलिस को भी इस बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि हमारे गांव का बड़ा सरदार वह चौधरी ही था और उसने वह पुलिस भी खरीदी हुई थी। मैंने सोचा था कि वहां पर जाकर उस लड़के से माफी मांग लूंगी, मगर जब मैं उस मैदान में पहुंची तो वहां पर दूर दूर तक किसी का भी कोई नामो निशान नहीं था। मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वक्त काफी बीत चुका था और उस लड़के को वहां पर मौजूद होना चाहिए था। तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो वहां पर जारोन दरखंत के साथ टेक लगाकर खड़ा था। मैडम साहिबा, आज मुझे यकीन हो गया है कि आदमजाद बहुत जालिम होते हैं। वह तो अपने उस्तादों की भी इज्जत नहीं करते हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो अपनी असातिज़ा की इज्जत को भी रौंदने में एक लम्हा नहीं लगाते हैं। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं यह खेल तुमने तो नहीं खेला? मैडम साहिबा, आपके साथ यह खेल खेलने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं। यह कहकर उसने अपनी गर्दन झुका दी थी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और जिसने भी आपके साथ ये खेल खेलने की कोशिश की है, मैं उसका वह हश्र करूंगा कि वह सारी जिंदगी याद रखेगा। अब आप अपने घर वापस चले जाइए। आपके अम्मा अब्बा आपको हर जगह पर तलाश कर रहे हैं। वह आपके लिए बहुत परेशान है। इससे पहले कि आपकी गुमशुदगी की कहशाबर पूरे गांव में फैल जाए और आप बदनाम हो जाएं, आपको यहां से चले जाना चाहिए। मैं तेज तेज कदम उठाती हुई अपने घर में दाखिल हो गई थी। मेरे घर की तमाम लाइट्स जल रही थी। अब्बा परेशान हालत में सहन में बैठे हुए थे। अम्मा भी रो रही थी। मुझे देखकर वह दोनों भागते हुए मेरे पास आए। अम्मा ने मुझे जोर से अपने गले से लगा लिया। तुम कहां पर चली गई थी? तुम्हें जरा भी एहसास है कि हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे? अब्बा ने भी मुझसे यही सवाल किया था। अब मैं उन्हें क्या बताती कि अपने स्टूडेंट की धमकी से घबराकर मैं उससे मिलने के लिए चली गई थी। मैंने निगाहें चुराते हुए कहा कि मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे घर में कोफ्त हो रही थी, इसलिए मैं चहलकदमी करने के लिए चली गई थी। अम्मा अब्बा ने मुझे डांटा कि दोबारा इस तरह की हरकत मत करना। मैंने उनसे वादा किया था। अब्बा मशकूक नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। शायद उनको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, और वैसे भी इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। दिल घबराने पर कौन रात के इस पहर यूं घर से बाहर निकल जाता था, मगर शुक्र था कि उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। अगले दिन मैं दोबारा से कॉलेज गई। क्लास में सब बच्चे मौजूद थे, मगर चौधरी का बेटा नहीं था। मेरे उसके बारे में सवाल किया तो एक लड़िच का ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मैडम साहिबा, वो तो पागल हो गया है। यह सुनकर मुझे जमीन अपने कदमों के नीचे से निकलती हुई महसूस हुई। क्या मतलब है, वो पागल हो गया है? मैडम साहिबा, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। सब लोग कहते हैं कि उसको बद्दुआ लगी है, क्योंकि वह हमेशा ही लोगों को परेशान करता था। वह तो बूढ़ी औरतों को भी तंग करता था। मैंने एक नजर जारोन पर डाली, जो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे की तरफ ही देख रहा था। सब बच्चे जब वहां से चले गए तो मैंने जारोन को अपने पास बुलाया। मैं जानती हूं कि यह सवाल करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उसके साथ वह सब कुछ किया है। जी, मैंने ही किया है। जारोन ने मुझे इनकार नहीं किया था, बल्कि उसने फौरन से तस्लीम कर लिया था। तुमने यह सब कैसे किया? मैंने उससे कांपते हुए लहजे में सवाल किया। मेरे देखते ही देखते वह मेरे सामने से गायब हो गया था, और फिर मैंने निगाहें उठाई तो दीवार के साथ चिपका हुआ था। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा घूमता हुआ महसूस होने लगा था। मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई थी। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मैंने अम्मा जान से सवाल किया कि मैं यहां पर कैसे आई, तो अम्मा कहने लगी कि कल रात से तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम तो कॉलेज भी नहीं गई हो। मैंने अपने जहन पर जोर डालना चाहा,
तो गुजरे हुए लम्हात किसी फिल्म की तरह मेरे जहन में चलने लगे थे। तो क्या वह एक ख्वाब था? तो क्या ज़ारोन एक नॉर्मल इंसान है? मैंने अपने आप से सवाल किया और वह करवट बदल कर लेट गए थे। मैंने नोट किया था कि काफी दिन हो गए हैं, मैं नमाज भी नहीं पढ़ रही हूँ, दीन से बहुत दूर होती जा रही हूँ। उस दिन मैंने नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मगर एक चीज का मुझे एहसास हो गया था कि मैं अपने रब से बहुत दूर हो गई हूँ। और शायद यह जो उलझने मेरी जिंदगी में शामिल हो गई थी, ये इसी दूरी का ही नतीजा थी। मैं 2 दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से छुट्टी ले ली थी और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में क्या हो रहा है। एक दिन मैं घर में अकेली थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने ही ज़ारोन खड़ा था। उसने अपनी गर्दन झुकाई हुई थी। उसको देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैडम साहिबा, आपको परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूं। मुझे इस वक्त आपको तंग नहीं करना चाहिए था, उसने एहतराम से कहा। क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूं? उसने सिर्फ एक बार निगाह उठाकर मुझे देखा। मैं खुद ब खुद ही साइड पर हो गई थी। न जाने क्यों जब भी वह बच्चा मेरे सामने आता था तो मुझे लगता था कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो देती हूं। वह बाहर सहन में ही बैठ गया था। मैडम साहिबा, मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ना चाहता हूं, क्या आप मुझे पढ़ाएंगी? मैंने उसे कहा कि तुम तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। बाज औकात तो सवाल मेरे जहन में होता है और तुम्हें पहले ही उसका जवाब मालूम हो जाता है। मैंने उस पर तंज करते हुए कहा, मैडम साहिबा, मेरे पास जो भी इल्म आया है यह आपकी बदौलत ही आया है। अगर आप मुझे न समझाती तो मैं कभी भी इतना काबिल न बन पाता। मैं चुप हो गई थी। मैंने उसे कहा कि मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया है। मैडम साहिबा, आप सिर्फ 2 घंटे मेरे लिए निकालें, बदले में आप जितना सोना मांगेगी मैं आपको उतना ही सोना दूंगा। मेरी आंखें एक बार फिर से हैरत से फैल गई थीं। मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या कहा? तो वह हड़बड़ाकर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मेरे कहने का मतलब था मैडम साहिबा कि आप बदले में मुझसे जो भी मांगेगी मैं आपको दूंगा, चाहे वह जेवरात हों या फिर पैसे हों। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे इसके अलावा एक और चीज मांगना चाहती हूं, जिसके बारे में मैं तुम्हें 1 महीने के बाद ही बताऊंगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम वह चीज मुझे हर सूरत में दोगे। वह चुप हो गया था। वह थोड़ा सा परेशान भी हो गया था। काफी देर तक तो वह मेरे चेहरे को घूरता रहा। यूं लग रहा था जैसे वह मेरे चेहरे के तासुरात टटोलने की कोशिश कर रहा हो, और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मैडम साहिबा, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। यह कहकर वह वहां से चला गया था और फिर उसने मेरे घर पर आना शुरू कर दिया था। रोज शाम को वह 2 घंटे मेरे घर आता। अम्मा अब्बा उसको बहुत पसंद करते थे। अब तो अक्सर मेरी गैर मौजूदगी में भी उसने मेरे घर में आना शुरू कर दिया था। वह मेरी अम्मा के आधे से ज्यादा काम उन्हें करके दे देता था। अक्सर तो अब्बा की भी मदद कर देता था। मैं उस पर गुस्सा करती थी कि तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया करो। अम्मा अब्बा जब भी उसे उसके खानदान के बारे में पूछते थे तो वह चुप कर जाता था और सिर्फ इतना कहता था कि मैं मैडम की वजह से आप लोगों की इज्जत करता हूं, और मैं जिन लोगों की इज्जत करता हूं मैं उनसे झूठ नहीं बोलता हूं। शायद वह सच बताना नहीं चाहता था और झूठ बोलना भी नहीं चाहता था। क्लास में भी उसकी हरकतें बहुत मशकूक हो गई थीं। एक दिन मैं अपनी क्लासरूम से बाहर निकली तो मेरी क्लास का ही बच्चा भागता हुआ मेरे पास आया। वह 18 साल का बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। उसकी सांसें फूली हुई थी। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने उससे पूछा। मैडम साहिबा, यह कहते हुए वह मजीद घबरा गया। वह अपने पीछे देखने लगा। मैंने उसके ताकुब में देखा तो वहां पर ज़ारोन खड़ा था। उस बच्चे से बोला नहीं गया था और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया था। मैंने उसको सहारा दिया और उसको स्टाफ रूम लेकर गई। मैंने वहां पर ज़ारोन को भी बुलाया था। उस दिन प्रिंसिपल साहिबा वहां पर मौजूद नहीं थी। तुमने इस बच्चे के साथ क्या किया है? मैडम साहिबा, मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि यह खुद ही मुझे देखकर खौफजदा हो गया था। तुम ऐसा क्या कर रहे थे? मैडम साहिबा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने जोर से हाथ में इस पर मारा क्योंकि अब वह मेरे सब्र का पैमाना आजमा रहा था। मैंने उसे कहा कि अगर तुम झूठ नहीं बोलना चाहते तो मुझे सच बताओ, क्योंकि अब मजीद यह ड्रामा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बहुत मशकूक होती जा रही हैं। कल भी मेरी अम्मी बात कर रही थी कि तुम बैठे बैठे अचानक ही वहां से गायब हो गए थे।
अब्बा जान का कहना यह है कि तुम एक पहलवान जितनी ताकत रखते हो, जो चीज एक पहलवान भी नहीं उठा सकता, तुम वह भी उठाने में कामयाब हो जाते हो। उस दिन अब्बा का ट्रक खेतों में फंस गया था। तुमने वह ट्रक अपने हाथों की मदद से उठाकर निकाला था। मेरी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। मुझे बार बार कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। वह अपनी गर्दन झुकाते हुए बोला, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हकीकत जानने के बाद आप या बाकी लोग मुझसे नफरत करने लगें। यह कहकर वह वहां से चला गया था। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ स्टूडेंट था। मैं उस पर कोई हक नहीं रखती थी। मेरा काम उसको पढ़ाना था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। उस दिन चौधरी का बेटा मुझसे माफी मांगने के लिए आया था। वह मेरे कदमों में गिर गया था और रोते हुए बोला था, मैडम साहिबा, मुझसे गलती हो गई है। मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वह सारी तस्वीरें जिनकी मैं बात कर रहा था वह झूठ पर मबनी थी। मैंने उन तस्वीरों को डिलीट कर दिया है। आप खुदा का वास्ता है, उसको कहें कि मुझे तंग करना छोड़ डाच दे। उसने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। मैंने उससे पूछा कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो वह सहम कर बोला कि मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूं। अगर मैंने उसका नाम लिया तो वह मेरी आवाज बंद कर देगा। उसने यह बात सरगोशी में कही थी और फिर वह वहां से चला गया था। उसने वह कॉलेज भी छोड़ दिया था। मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा था। मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी कि वह बच्चा पढ़ाई ही छोड़ दे। मैं तो बस ये चाहती थी कि वह सुधर जाए। जारोन पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहा था और न ही वह मेरे घर में आता था, मगर उसके बावजूद भी मुझे यूं महसूस होता था जैसे वह कमरे में ही कहीं पर हो। एक बच्चा जो कि उसकी बराबर वाली सीट पर बैठता था, मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने उसे पूछा कि तुम जारोन के बारे में क्या जानते हो? तो वह कंधे उचकाते हुए बोला, मैं उसके बारे में जानना चाहता था मगर उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। क्या मतलब है? मैंने उससे हैरत से पूछा था। वह मुझसे कोई बात नहीं करता है। वह क्लास में किसी बच्चे से भी कोई बात नहीं करता है, लेकिन वह अकेले में बातें करता रहता है। हमने उसे कई बार अकेले में रोते हुए भी देखा है। मैडम, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं। वह सहमी हुई नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। एक दिन वह स्कूल के पिछले हिस्से में जा रहा था। मैं जब उसके पीछे गया तो वह मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या था कि मैं आगे जा ही नहीं पाया और मैं वहीं से लौटकर वापस आ गया। वह रोज वापसी पर स्कूल के पिछले हिस्से की तरफ जाता है। शायद उसका घर वहां पर हो, मगर मुझे वह बहुत अजीब लगता है। उसकी बातें सुनकर मैंने उसके सर को थपथपाया और उसे कहा कि यह तुम्हारी ताकि गलत फहमी है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसके पेरेंट्स से मुलाकात कर चुकी हूँ। उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। क्या वाकई आप उसकी अम्मा अब्बा से मिली हैं? मगर उसने तो हमें यही बताया था कि उसके अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया है। मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई थी। आज से पहले मैंने कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला था, और आज जब मैं झूठ बोल रही थी तो मेरा झूठ भी पकड़ ढा गया था। मेरे इस शागिर्द की हरकतें दिन ब दिन बहुत मशकूक होती जा रही थी। अब तो पेपर्स आने वाले थे और मैं लेट तक स्टाफ रूम में बैठी काम करती रहती थी। तब मुझे महसूस होता था जैसे खिड़की से कोई मुझे घूर रहा हो। मैं निगाहें उठाकर देखती तो वहां पर वही मौजूद होता था। मैं उसे कुछ कहने लगती थी कि वह फौरन ही गायब हो जाता था। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगता था। मुझे लग रहा था कि मैंने उसको कुछ ज्यादा ही अपने जहन पर सवार कर लिया है। इसी वजह से वह मुझे हर जगह पर नजर आ रहा है। बाकी किसी मैडम के साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आ रहा था। अब तो स्टूडेंट्स भी नॉर्मल रूटीन पर वापस आ चुके थे। उस लड़के ने भी स्कूल में आना छोड़ दिया था। अब्बा ने एक दिन मुझसे जारोन के बारे में पूछा कि वह स्कूल में कैसी पढ़ाई कर रहा है। मुझे तो वह बच्चा बहुत ही मेहनती लगता है, और अब्बा से बात करके मुझे पता चला था कि वह रोज मेरे घर में आता था, अम्मा के साथ वक्त गुजारता था, अब्बा की मदद भी करता था। उसने सिर्फ मेरे सामने आना छोड़ दिया था। मैं नहीं जानती थी कि इसकी क्या वजह है। वह स्कूल में भी नहीं आता था। उसका पेपर था और मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही थी। बच्चों के बोर्ड के पेपर थे और अगर उसका एक पेपर जाता तो उसके रिजल्ट पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। मेरी निगाहें उसको तलाश कर रहे थे जब मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मैडम साहिबा, मेरा बोर्ड इसी कॉलेज में ही बना है। क्या आप मुझे मेरी रोल नंबर स्लिप दे सकती हैं? उसने अपने तासुरात को सपाट रखते हुए मुझसे कहा था। मुझे उसे देखकर एक खुशगवार सी हैरत हुई थी। वह 19 साल का बच्चा मुझे अपने दिल के बेहद करीब लगा था। मैंने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा तो वह खुलकर मुस्कुरा दिया। मैडम साहिबा, आप बहुत अच्छी हैं। इसके बावजूद भी तुम मुझसे झूठ बोलते हो। मैडम साहिबा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। मैं बस आपसे सच छुपाता हूं
और यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये कहकर वह चुप कर गया था। मैं भी खामोश हो गई थी। इतना तो मुझे अंदाजा हो ही गया था कि वह कोई आम इंसान नहीं है। प्रिंसिपल साहिबा अपने कमरे की खिड़की में खड़ी मुझे बहुत ही अजीब और गरीब नजरों से देख रही थी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे अपने कमरे में आने को कहा था। मैंने उनके ऑफिस का दरवाजा बजाया तो दरवाजा खुद ब खुद ही खुलता चला गया। उस वक्त मैंने इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी। मुझे पता चला है कि तुम जारुन को परेशान करती हो, उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा। मैं उनकी बात सुनकर खुद परेशान हो गई। मैंने जल्दी से नाफी में सर हिलाया। मैंने उन्हें कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उसके बारे में पता लगाना चाहती हूँ। कुछ चीजों को पर्दे में रहने देना चाहिए। यह कहकर उन्होंने अपनी गर्दन झुका दी थी। जरूरी नहीं है कि हर चीज के बारे में इंसान को इल्म हो। कुछ चीजें राज रहें तो बेहतर रहती हैं। मैं नहीं जानती थी कि प्रिंसिपल साहिबा को मेरी शिकायत किसने लगाई थी, और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि वह किस राज की बात कर रही थी। आजकल मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मसले थे। इन मसलों की वजह से मैं बहुत उलझी हुई थी। अब्बा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। अम्मा उनकी वजह से बीमार रहती थी। अब्बा ने खेती बाड़ी भी छोड़ दी थी। जमीनों की कटाई होनी थी, मगर फसलें कटने के बजाय खराब होती जा रही थी। गांव के चौधरी ने भी एक अजीब फैसला सुनाया था। उसने यह कहा था कि अब्बा की जमीनों में से कुछ जमीनें उसकी मिल्कियत हैं, जो उसके आबा और अजदाद ने अब्बा को तोहफे में दे दी थी। अब वह जमीन अब्बा के नाम नहीं है, इसलिए वह उन्हें वापस लेना चाहता है। मैंने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का फैसला किया, मगर ताया जान ने मुझे मना कर दिया और कहा कि तुम औरत जात हो, घर पर ही बैठी रहो, हम यह मामलात खुद ही हल कर लेंगे। उनकी तो यह भी कोशिश थी कि मैं स्कूल में पढ़ाना ही छोड़ दूं, क्योंकि यह उनके लिए काबिले बर्दाश्त नहीं था कि उनका अपना बेटा मजदूरी करता और मैं टीचर की नौकरी करती। इसी वजह से उन्होंने मेरे रास्ते में रुकावटें डालने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वह तो अल्लाह का शुक्र था कि मेरी किस्मत अच्छी थी, जो मैं उनके झांसे में फंसने से बच गई। अब्बा की तबीयत थी कि दिन अब दिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, और फिर एक रात वह हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। उस दिन भी मेरा स्टूडेंट जारुन मेरे घर पर आया था। सारे मामलात उसी ने ही देखे थे, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू फैले हुए थे। मैं जब भी उसको देखती तो वह रो रहा होता था। इतना तो मैं भी अपनी अब्बा की वफात पर नहीं रोई थी जितना वह रो रहा था। उसने मेरे कजनों के साथ मिलकर जनाजा पढ़ाया था। एक हफ्ते के बाद मैंने दोबारा से स्कूल जाना शुरू किया तो वह पहले से ज्यादा मेरे आसपास रहने लगा था। मैं जहां कहीं भी जाती थी वह साए की तरह मेरे साथ साथ होता था। बाजार जाती थी तो वह मुझे वहां पर भी नजर आ जाता था, और अगर शहर से बाहर जाती थी तो हैरतंगेज तौर पर वह मुझे वहां पर भी दिख जाता था। एक दिन मैंने उसको आड़े हाथों लिया। मैंने उसको कहा कि क्या तुम हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो? क्या करने के लिए तुम्हारे अलावा इसके पास दूसरा कोई काम नहीं है? तो वह अपनी गर्दन झुकाते हुए बोला, मैडम साहिबा, मुझे बस आपकी फिक्र रहती है। मैं उस वक्त तक आपको अकेला नहीं छोड़ सकता जब तक आप किसी महफूज जगह पर न चली जाए। मैंने कल भी आपकी अम्मा जान से बात की थी। आप यह गांव छोड़कर चले जाए। ये गांव वाले आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैंने उसे कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, किस तरह की बातें कर रहे हो? वह मुझे कहने लगा कि मैडम साहिबा, जो कुछ मैंने देखा और सुना है, अगर वह आप सुन लें तो आप किसी ऐसी जगह पर छुपने की ख्वाहिश करेंगी जहां पर कोई भी आपको ढूंढ न सके। मैं उससे पूछना चाहती थी, मगर वह मेरी बात का जवाब दिए बगैर ही वहां से चला गया था। मशकूक तो वह पहले से ही था, मगर अब मुझे उसकी जात से एक अजीब सा खौफ भी महसूस होने लगा था। उस रात मैं अम्मा के साथ सहन में बैठी हुई थी। हम अब्बा के बारे में ही बातें कर रहे थे। अम्मा मेरे बालों में उंगलियां चला रही थी। अम्मा के आंसू मेरे बालों पर गिर रहे थे। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वह बहुत तकलीफ में है। मैं चाहती थी कि वह खुलकर रो लें ताकि उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। जब यूं महसूस हुआ जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा बजा रहा हो, मैं खौफजदा हो गई। मैंने परेशानी से अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने आंखों ही आंखों में मुझे पुरस्कून होने का इशारा किया। आजकल चौधरी हमें धमकियों पर धमकियां दे रहा था। मैंने शहर के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुझे तसल्ली दी थी कि फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आपके गांव के थाने में बात करेंगे। मैं नहीं जानती थी कि शहर वाला थाना भी बिका हुआ है। उन्होंने बात तो की, मगर मुझे तहफ्फुज देने की नहीं, बल्कि मेरे ही खिलाफ केस करने की। अम्मा ने दरवाजा खोला तो वहां पर जारुन खड़ा था।
आप लोग आज ही यहां से निकल जाइए, उसने परेशानी से कहा। मैंने बेइख्तियार अम्मा के चेहरे की तरफ देखा। मुझे लग रहा था कि अम्मा उसको डांटेगी, मगर जब उन्होंने मुझे सामान पैक करने का हुक्म दिया तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। यह घर जो अब्बा ने बद्दी मेहनत और बड़ी मुश्किल से बनाया था, इस घर में अब्बा की यादें थीं, हमारा वह सारा कीमती सामान जिसको खरीदने के लिए अब्बा ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी। हम वह सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकते थे? मेरे कदमों के नीचे से जान निकलने को तैयार थी। मैंने नफी में सर हिलाया। मैंने अम्मा को कहा कि मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं कैसे इस घर की चारदीवारी को छोड़कर जा सकती हूँ? तुम्हें इस घर की ईंटों से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। अम्मा की यह बात मेरे दिल पर लगी थी। वह ठीक ही तो कह रही थी। ईंटों से घर दोबारा तामीर हो सकता था। अगर एक बार मेरी इज्जत चली जाती तो वह कभी भी वापस ना आती। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि मेरा सारा सामान पहले से ही पैक शुदा था। मुझे हैरत का झटका लगा। करीब ही एक छोटी सी लाल रंग की पोटली पडेडी हुई थी, जिसमें अम्मा का सारा जेवर शामिल था। ये पोटली तो माँ ने कई संदूकचों के अंदर छुपा कर रखी हुई थी। इसको अगर ढूंढने बैठ जाती तो पूरा एक दिन जाया हो जाता। मुझे लग रहा था कि वह पोटली भी हम लोगों को छोड़कर जानी पड़ेगी, मगर अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हुई और वह पोटली मुझे मिल गई। अम्मा का हाथ मजबूती से पकड़कर रात के अंधेरे में मैं अपने घर से बाहर निकल गई। ज़ारों न जाने कहां पर चला गया था। मेरी निगाहें उसको मुसलसल तलाश कर रही थी, मगर वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने अम्मा से सवाल किया तो अम्मा ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि दाहिनी जानिब से कुछ लोगों के भागने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह चौधरी के आदमी थे जो मेरे घर की तरफ जा रहे थे। वह एक इंतहाई जालिम इंसान था जिसका अपना बेटा पागल हो गया था, मगर इसके बावजूद भी वह बाज नहीं आ रहा था। इसके बावजूद भी वह अपनी ताकत के नशे में इस हद तक चूर था कि वह किसी पर भी तरस खाने के लिए तैयार नहीं था और हर किसी का हिस्सा हड़पने की ख्वाहिश रखता था। मेरा शहर में कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता था। दूर पार की एक खाला थी जिसके साथ मेरी अम्मा की बनती नहीं थी। प्रिंसिपल साहिबा ने उस रात हमें अपने घर में पनाह दी थी। मुझे डर लग रहा था। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि चौधरी के आदमी वहां पर आ जाएंगे। सुबह प्रिंसिपल साहिबा ने हमारे लिए बंदोबस्त किया। जब तक हम उनके घर में ठहरे रहे, मुझे वक्फे वक्फे से ज़ारों नजर आता रहा। कभी वह सहन में बैठा मुझे देख रहा होता तो कभी चलता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हो जाता। और हैरत की बात यह थी कि जब भी मैं उसे निगाहें हटाती थी तो मेरी निगाहें प्रिंसिपल साहिबा पर जाकर रुक जाती थी। अम्मा जान तो उस रात सो गई थी। पता नहीं उनको कैसे नींद आ गई, मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। कोशिश के बावजूद भी मुझसे सोया नहीं जा रहा था। अगली सुबह फजर के वक्त ही ज़ारोन मुझे और मेरी अम्मा को लेकर शहर की तरफ चला गया। अम्मा बार बार मुझे डांट रही थी और कह रही थी, पागल तो नहीं हो गई हो कि किससे बातें कर रही हो? मैं झुंझलाते हुए कहती, अम्मा, ज़ारोन हम लोगों के साथ है, मैं इसी से ही बात कर रही हूं। मुझे लग रहा था कि अम्मा अभी तक नींद में हैं या फिर उनका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। मेरे कदमों के नीचे से तो उस वक्त जमीन निकली थी जब चौधरी के वे आदमी हम लोगों के सामने आकर खड़े हो गए थे और हैरत से चारों तरफ देख रहे थे, मगर वह मुझे और अम्मा को नहीं देख पा रहे थे। हम लोग खामोशी से उनके पीछे से वहां से चले गए थे। अम्मा बहुत ज्यादा खुश थी। उनको लग रहा था कि कोई बड़ा मौजिजा हो गया है और हमारे रब ने हमें बचा लिया है, मगर अब कहानी मेरी समझ में आ चुकी थी। मैं मजीद सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकती थी। मैं मजीद खुद को बेवकूफ नहीं बना सकती थी और न ही मैं मजीद उसके धोखे पर यकीन कर सकती थी। बस स्टॉप पर हम लोगों को छोड़ने के बाद वह पीछे की तरफ देखे बगैर ही चल दिया था। उसने न तो कोई बात की थी और न ही मुझे अलविदा कहा था। मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। तुमने मुझे अपनी हकीकत के बारे में बताना था। बेइख्तियार मेरे लबों से फिसला। मैंने फौरन से अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। वह मेरा फेवरेट स्टूडेंट था और इस चीज का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे यह भी पता चल गया था कि अब वह वक्त आ गया है जब हम लोगों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं। उसने जितना पढ़ना था वह मुझसे पढ़ चुका था और शायद उसको मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए यह पढ़ाई भी बहुत मामूली सी थी, क्योंकि उसके पास इल्म मुझसे ज्यादा था। मैं अम्मा के साथ बैठकर शहर चली गई थी, जहां पर प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे अपने पुराने घर में जगह दी थी। हम लोग अपना सामान निकाल रहे थे जब अम्मा के बैग से एक पोटली के बजाय 3 पोटलियां निकली
और तीनों ही जेवर से भरी हुई थी। मैंने हैरत से अम्मा के चेहरे की तरफ देखा। ये ज़ारोन देकर गया है। अम्मा की अगली बात सुनकर मुझे अपने होश उठाते हुए महसूस हुए थे। उसने यह सब कुछ हमें क्यों दिया? क्योंकि वह चाहता है कि हम दो अकेली औरतें अपनी बाकी की जिंदगी इज्जत के साथ गुजारें। हमें अपने अखराजात के लिए किसी भी गैर इंसान पर इंसाल न करना पड़े। मैंने अम्मा से पूछा कि ज़ारोन कौन था? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज़ारोन वह एक अच्छा शख्स था। अम्मा ने उसके लिए इंसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। किसी हद तक तो मुझे भी अंदाजा हो गया था कि वह हम आदमजादों में से नहीं था, मगर मैं चाहती थी कि वह मुझे खुद अपनी हकीकत के बारे में बताए। उस रात मुझे प्रिंसिपल साहिबा की कॉल वसूल हुई थी। उन्होंने मुझे हकीकत बताई थी कि वह एक जिन्नजात था जो उनके कॉलेज में 2 सालों से PRH रहा था। प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे बताया कि वह मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी बहुत इज्जत करता था। मेरी जात पर वह किसी भी किस्म की आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कई ऐसे मौके आए थे जिसमें उसने मेरी मदद की थी और मुझे अंदाजा भी ना हो सका था। कई बार उसने मेरी इज्जत की हिफाजत की थी। मेरी प्रिंसिपल साहिबा एक दीनदार औरत थी। उनके पास रूहानियत का इल्म था, इसलिए उन्हें इन चीजों के बारे में पता चल जाता था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से पूछा कि उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। मेरा दिल हमेशा ही इस वजह से दुखी रहेगा कि उसने मुझ पर यकीन नहीं किया। वह मुझे समझाते हुए बोली कि वह डरता था कि अगर उसने तुम्हें हकीकत बता दी तो तुम उससे दूर हो जाओगी। अभी वह कहां पर है? वह जा चुका है। उसके इल्म की तलब मुकम्मल हो चुकी है। यह कहकर प्रिंसिपल साहिबा ने कॉल काट दी थी। वह जेवर बहुत कीमती था। उस जेवर को बेचकर मेरे पास ढेर सारे पैसे आ गए थे। मैंने अपना एक स्कूल खोला था जहां पर बच्चों को मुफ्त तालीम देती थी। हैरत की बात यह थी कि मैं हर रोज ही हर बच्चे में ज़ारोन को तलाश करती थी। मुझे लगता था कि वह शायद दोबारा से आ जाए, शायद उसे दोबारा से इल्म हासिल करने की तलब हो जाए, मगर यह मेरी गलतफहमी थी या फिर शायद खुशफहमी, मुझे नहीं पता था।